हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किस प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब किसी यौगिक के मॉलिक्यूल जो है वो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो अब उसमें किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो पार्ट हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द यूवी विजिबल लाइट एंड इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। संयुग्मन का क्या प्रभाव होता है। संयुग्मन का प्रभाव किस तरह का होता है इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एथीन मॉलिक्यूल है या एथिलीन मॉलिक्यूल है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सो वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें जो लोअर एनर्जी वाला जो है बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और जो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो वेकेंट है। तो जब ये 173 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा इसमें हमने डिस्कस किया था कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? उच्चतम भरा हुआ अणु कक्षक, वो अणु कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है और वो फिल्ड है। और ल्यूमो यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है? निम्नतर रिक्त अणु कक्षक, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि वेकेंट है और जिसकी एनर्जी सबसे कम है, वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ल्यूमो कहलाता है। तो अब होमो और ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 173 किलो कैलोरी है। तो इतनी ऊर्जा ये ग्रहण करता है और यूवी लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 165 नैनोमीटर का होता है। अब इसमें संयुग्मन का क्या प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन की यदि हम बात करें तो इसमें ये मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसमें कॉन्जुगेटेड या संयुग्मन का मतलब क्या है? जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड है। दो पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसमें चार पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, दो बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दो जो है ये बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये दो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। और इसमें जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है होमो जो है वो ये है, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो ये है। तो अब इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो घट करके 132 रह गया है। तो अब क्योंकि एनर्जी डिफरेंस घट करके कम रह गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा पाई 2 to π3 स्टार या साई 2 to साई 3 स्टार, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस कम से रिलेटिवली कम है, तो इसमें उच्च तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा जो है लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो 217 नैनोमीटर जो है वो इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी। अवशोषण उच्च जो है वो इस तरंग दैर्ध्य पर संपन्न होगा। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है उस कॉन्जुगेशन से क्या होता है, लैम्डा मैक्स का मान जो है वो बढ़ करके ज्यादा हो जाता है और ये यूवी रीजन में एब्जॉर्बेंस शो करता है। अब हम ये एग्जांपल लें, इसमें एक और पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में आ गया है। तो अब इसमें तीन पाई बॉन्ड हैं, यानी कि 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं।
तीन बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और तीन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, psi 1 psi 2 psi 3, ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। और psi 3 psi 4 psi 5 psi 6 जो स्टार से शो कर रखे हैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो अब इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi 3 जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और psi 4 स्टार जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो psi 3 से psi 4 स्टार में होगा, और इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो घट करके और क्या हो गया है? कम हो गया है। पहले कितना था? 173 था, वो घट करके कॉन्जुगेशन एक हुआ तो 132 हो गया, और फिर एक और कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो वो 111 हो गया। और इसमें अब होमो और विमो के बीच में एज डिफरेंस कम है, तो जो लैम्डा मैक्स का मान है वो लैम्डा मैक्स का मान जो है वो उच्च तरंग दैर्ध्य पर होगा, और ये 258 नैनोमीटर के आसपास हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन जो है वो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है उसको परिवर्तित करता है। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है उसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें अवशोषण जो है उच्च तरंग दैर्ध्य पर होता जाता है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन या संयुग्मन जो है वो बढ़ता जाता है। अब ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसके कॉन्जुगेशन में है। तो अब इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसमें सबसे पहले तो इसमें ये पाई बॉन्ड एक है, ये पाई बॉन्ड एक है, तो दो बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर, दो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और साथ ही साथ में इसमें ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हैं। तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो यहाँ पर बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनके बीच में होते हैं। तो ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको शो कर रखा है। तो अब जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो कहां से होगा? N2 स्टार होगा। N क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें N में है, तो इसमें N से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और इस N से पाई स्टार ट्रांजिशन में जो एनर्जी डिफरेंस का मान है वो और भी कम हो गया। जो यहाँ पर 111 था वो यहाँ पर घट करके और 91 हो गया, तो इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर और बढ़ जाती है। तो लैम्डा मैक्स जो है वो 314 नैनोमीटर हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे उन दो में से यहाँ पर एक रह गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर के वो psi 3 स्टार जो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो N2 पाई स्टार लोन पेयर का एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस तरह से एक्साइटमेंट होता है। तो इस तरह से जो कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन जो है, वो लैम्डा मैक्स के मान को इस प्रकार से प्रभावित करता है। अब इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स इत्यादि इत्यादि। क्रोमोफोर जिनको वर्ण मूलक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इनको वर्ण मूलक के नाम से जानते हैं। तो क्रोमोफोर्स बेसिकली ऐसे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं जिनमें कम से कम एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। कम से कम एक पाई बॉन्ड यदि प्रेजेंट होता है तो ऐसे यौगिक जो है वो क्रोमोफोरिक समूह कहलाते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड हो। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो क्रोमोफोरिक समूह कहलाता है। और ये जो समूह है इनमें प्रकाश के दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन यूवी रीजन एंड विजिबल रीजन। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। पर इसमें साथ साथ में कुछ क्रोमोफोर समूह ऐसे भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों के नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है या C ट्रिपल बॉन्ड एंड ग्रुप है, तो इसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इत्यादि पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें इस पाई
पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ n पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो है एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह के ग्रुप जो हैं वो क्रोमोफोर ग्रुप कहलाते हैं और ये यूवी रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। The part of a molecule responsible for imparting color are known as chromophore। कोई भी यौगिक जो है वो रंगीन जो होता है वो इन क्रोमोफोर्स की वजह से ही होता है। तो वो मॉलिक्यूल का पार्ट जो कि उसमें यौगिक के रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो उसको क्रोमोफोर कहते हैं। और द फंक्शनल group containing multiple bonds capable of absorbing radiation above 200 nanometer due to n to pi star और pi to pi star transition। तो वो क्रियात्मक समूह जिनमें कि मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएशन अबव 200 नैनोमीटर, यानी कि यूवी रेंज में वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो इस तरह के समूह जो है वो क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। इसमें ये सारे ग्रुप्स नाइट्रो, एन डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड सी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे समूह जो है वो क्रोमोफोर समूह के नाम से जाने जाते हैं। Non-conjugated alkanes show an intense absorption below 200 nanometer and are therefore inaccessible to UV spectrometer। तो इसमें जो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स है, सपोज आइसोलेटेड एल्कीन्स हैं, उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी है बट दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉन कॉन्जुगेटेड हैं, तो वो जो है वो एब्जॉर्प्शन बिलो 200 नैनोमीटर शो करते हैं और वो इसलिए उनका हम इस तरह से यूवी स्पेक्ट्रा जो है वो नहीं ले सकते। और नॉन conjugated carbonyl groups compound give a weak absorption band in 200 to 300 nanometer। नॉन conjugated carbonyl के यानी कि केवल कार्बोनिल समूह है that is not in conjugation with double bond, तो वो इस रेंज में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, वीक एब्जॉर्प्शन। तो ये है क्रोमोफोर समूह के बारे में। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, ये एसीटोन है जिसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है 279 नैनोमीटर होती है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनॉन, इसमें कीटोनिक ग्रुप है और साइक्लिक चेन है, तो 291 नैनोमीटर है। व्हेन डबल बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड इन कंपाउंड लैम्डा मैक्स इज शिफ्टेड टू लॉन्ग वेवलेंथ। यदि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ या तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड है, जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, तो इस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो हाई होती है। जबकि ये वाला जो केस है इसमें डबल बॉन्ड आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, 1,5 हेक्साडाइन है ये, तो इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो 178 होती है। तो ये जो कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन में होंगे डबल बॉन्ड आपस में या डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप, तो उस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू रिलेटिवली हाई होती है, वो यूवी रेंज में एब्जॉर्प्शन शो करता है। Now next is ऑक्सोक्रोम्स या वर्णवर्धक इनको कहा जाता है। अब ये वर्णवर्धक समूह क्या होते हैं, ये स्वयं तो रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, परंतु यदि ये समूह क्रोमोफोर के साथ में उपस्थित हो तो वो उसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको वर्णवर्धक के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर OH समूह है, OR समूह है, या कोई और दूसरा समूह है NH2 समूह है। ये जो समूह है, ये समूह यदि उपस्थित हो तो इनको जो है ऑक्सोक्रोम के नाम से जाना जाता है। और इन समूहों की उपस्थिति में किसी भी क्रोमोफोरिक समूह के अवशोषण की जो तीव्रता है और जो तरंगदैर्ध्य का मान है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन रिंग के साथ एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। परंतु यदि हम नाइट्रोफिनॉल लें, यानी कि इस नाइट्रोबेंजीन में साथ साथ में एक बेंजीन रिंग में OH समूह भी जुड़ा हुआ है, तो अब यदि OH समूह भी यदि उसमें जुड़ा हुआ होगा
तो वो जो नाइट्रोफिनॉल है वो डार्क येलो कलर का होता है। तो ये OH समूह जो है इसने क्या कर दिया, इस नाइट्रो समूह जो कि क्रोमोफोर समूह है उसके साथ उपस्थित होकर के उसकी कलर की इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार के समूह जो हैं वो ऑक्सोक्रोम के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑक्सोक्रोम्स क्या है? The functional group attached to a chromophore which modifies the ability of chromophore to absorb light, altering the wavelength or intensity of absorption। ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं द फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे ये OH है उसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OR है इसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH2 है इसमें नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नॉर्मली जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं उसमें किसी एक परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन इन नियर यूवी रीजन, but when attached to a chromophore alters the wavelength and intensity of absorption। वे स्वयं तो यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते हैं, पर जब क्रोमोफोर के साथ उपस्थित होते हैं तो ये उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार के समूह जो हैं वो ऑक्सोक्रोम के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें 2-4 टर्म्स और हैं। बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम वर्णोत्कर्षी विस्थापन के नाम से भी जानते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसको वर्णोपकर्षी विस्थापन के नाम से भी हम जानते हैं, देन हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या वर्णातिशायी प्रभाव ये कहलाता है, या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट जो अववर्णी प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बाथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट्स क्या हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जो कि रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट में क्या होता है, यदि किसी यौगिक के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस, तो इस प्रकार का जो शिफ्ट है वो बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अवशोषण क्षेत्र के एब्जॉर्प्शन पीक है वो विजिबल रीजन के रेड कलर की ओर शिफ्ट होता है। यहाँ पर इस तरफ जो है वो रेड शिफ्ट होता है, रेड कलर होता है, तो रेड कलर की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसलिए इसको रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस और लैम्डा तरंग दैर्ध्य के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लैम्डा मैक्स कहलाती है। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि पहले जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इतनी थी वो बढ़ करके इतनी हो गई है। तो इस प्रकार का जो शिफ्ट है वो बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। When absorption maxima lambda max of a compound shift to longer wavelength, it is known as bathochromic shift or red shift. The effect is due to presence of oxochrome or by the change of solvent। ये जो इफेक्ट है ये या तो ऑक्सोक्रोम की वजह से होगा, ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, या चेंज ऑफ सॉल्वेंट की वजह से भी हो सकता है। ऑक्सोक्रोम ग्रुप OH, OCH3, NH2 वगैरह और हमने डिस्कस किया था, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब सॉल्वेंट में क्या होगा, इन एल्कलाइन मीडियम पैरानाइट्रोफिनॉल शोज रेड शिफ्ट because negatively charged oxygen delocalizes more effectively than the unshared pair of electron। ये अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन जो है वो जनरेट हो गया है, तो इसमें डीलोकलाइजेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली होगा, इसलिए ये जो है लैम्डा मैक्स के मान को बढ़ा देता है। यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन है वो ज्यादा इफेक्टिवली होगा, तो इसलिए इसमें लैम्डा मैक्स का मान जो है वो बढ़ जाता है। नाउ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, यदि सपोज किसी कंपाउंड में समूह के परिवर्तन से या किसी विलायक में परिवर्तन से, बाय द चेंज ऑफ ग्रुप और बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट, यदि उसके यूवी स्पेक्ट्रम में जो तीव्रता या लैम्डा एब्जॉर्बेंस के मान में लैम्डा मैक्स के मान में यदि
वृद्धि हो जाए, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इस तरह का इफेक्ट जो है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। यदि किसी यौगिक में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो पहले थी उससे यदि डिक्रीज हो जाती है, तो इस तरह का जो शिफ्ट है वो हिप्सोक्रोमिक या वर्णोपकर्षी विस्थापन कहलाता है। जैसे फिर हम एग्जाम्पल लें, जैसे ये एब्जॉर्बेंस और लैम्डा के बीच में ग्राफ है। सपोज किसी में इस तरह का ग्राफ आ रहा है, और यदि हम सॉल्वेंट या ग्रुप चेंज करते हैं तो उसमें इस तरह का ग्राफ आ जाए, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू पहले इतनी थी वो घट करके अब इतनी हो जाए। पहले लैम्डा मैक्स का मान ये था, अब घट करके इतना हो गया, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू यदि डिक्रीज हो जाती है तो इस तरह का जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन का जो पीक का जो लैम्डा मैक्स का मान है वो कम हो जाता है, और यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर जो है वो ब्लू रीजन होता है, तो ब्लू रीजन की तरफ ये शिफ्ट होता है, ब्लू लाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है लैम्डा मैक्स की वैल्यू, तो इसलिए इसको ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। When absorption maxima, that is lambda max of a compound, shifts to shorter wavelength, it is known as hypsochromic shift or blue shift. lambda max का मान जो है वो shorter wavelength की तरफ शिफ्ट होता है, तो इस तरह का जो शिफ्ट है वो hypsochromic shift या वर्णोपकर्षी विस्थापन के नाम से जाना जाता है। द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ग्रुप कॉजेस रिमूवल ऑफ कंजुगेशन, यदि कोई ग्रुप ऐसा है जो कि कंजुगेशन को हटा देता है, और बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के चेंज से हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एनिलीन शोज ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम, इट लूजेस कंजुगेशन। यहाँ पर एनिलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में इस तरह का हो जाता है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में अब नहीं है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस कारण से अब क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है इसमें समाप्त हो गया है, तो इसलिए इसमें लैम्डा मैक्स का मान पहले से घट जाएगा, यानी कि इट विल शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, मींस वो ब्लू लाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए ये जो शिफ्ट है ये ब्लू शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। नाउ वी कम टू हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, या इसको वर्णातिशायी विस्थापन के नाम से भी या वर्णातिशायी प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि किसी यौगिक में या किसी भी मॉलिक्यूल में यदि समूह के परिवर्तन से या विलायक में परिवर्तन से उसके यूवी स्पेक्ट्रा में जो एब्जॉर्बेंस है या एप्सिलॉन मैक्स की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम एब्जॉर्बेंस और लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इस तरह का ग्राफ आ रहा है, तो ये लैम्डा मैक्स की इंटेंसिटी है। यदि ये कम हो जाती, लैम्डा मैक्स का मान सपोज वही है, वो चेंज भी हो सकता है, पर पहले जो इंटेंसिटी इतनी थी वो इंटेंसिटी घट करके पहले से कम हो जाती है, तो इस प्रकार का जो शिफ्ट है वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। When absorption intensity epsilon of a compound is increased, it is known as hyperchromic. So sorry, इसमें यहाँ पर पहले से इंक्रीज हो जाता है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये बढ़ करके इतनी हो गई है, तो इस तरह का ये जो शिफ्ट है ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में जो एब्जॉर्बेंस है उस एब्जॉर्बेंस का मान जो है पहले से कम हो जाता है। जैसे पहले यदि एब्जॉर्बेंस इतना था वो घट करके इतना हो जाए, यानी कि एब्जॉर्बेंस जो है उसकी इंटेंसिटी लैम्डा मैक्स पर कम हो जाती है, तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें उदाहरण दे रखे हैं, ये पिरिडीन है और ये 2 मिथाइल पिरिडीन है, और इसमें लैम्डा मैक्स का मान भी प्रभावित हो रहा है और साथ साथ में इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है वो भी इफेक्ट हो रही है। और ये नेप्थलीन और 2 मिथाइल नेप्थलीन का दे रखा है, इसमें जो एब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी है, तीव्रता जो है वो तीव्रता के मान में कमी आती है, तो वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ शिफ्ट्स हैं जो कि या तो लैम्डा मैक्स के मान को कम या ज़्यादा कर देते हैं, और या फिर एब्जॉर्बेंस के मान को कम या ज़्यादा कर देते हैं, इंटेंसिटी को। तो इसको फिर एक ही फिगर में दे रखा है,
ये रेड शिफ्ट है, या इसको हम बार्थोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। ये ब्लू शिफ्ट है, जिसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है, जो कि इस जो इंटेंसिटी जो है लैम्डा मैक्स पर एब्जॉर्बेंस की, उसको बढ़ा देता है। और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो इस एब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो इस तरह से इस फिगर में हमने चारों इफेक्ट्स को शो कर रखा है। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में और डाइन्स में और इनोन्स में हम किस तरह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।